सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। राजनीतिक विज्ञान की एक विचारधारा है उपयोगितावाद, अंग्रेजी में कहें तो यूटिलिटेरियनिज्म। यद्यपि उपयोगितावाद को वर्तमान समय में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय नहीं माना जाता है, लेकिन यह विचारधारा 100 सालों तक इंग्लैंड की राजनीतिक क्षेत्र में बहस का विषय बनी रही। कितने लंबे समय तक किसी विचारधारा का प्रचलित होना ही इसके महत्व को दर्शाता है। बाद में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा आ जाने के कारण इस विचारधारा का महत्व कम हो गया और कल्याणकारी राज्य की विचारधारा चल पड़ी। कल्याणकारी राज्य की विचारधारा इस बात पर बल देती है कि राज्य को जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करने चाहिए। उपयोगितावाद की विचारधारा वह विचारधारा है जिसने अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात कही। यही वह विचारधारा है जिसने राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं बल्कि एक आवश्यक संस्था माना, क्योंकि राज्य के द्वारा ही लोगों के जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। और यही वह विचारधारा है जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। उपयोगितावाद का सीधा सा अर्थ है किसी चीज का हमारे लिए उपयोगी होना। इस हिसाब से उपयोगितावाद का अर्थ किसी वस्तु के उस गुण से है जिसमें लाभ, प्रॉफिट, फायदा, एडवांटेज, आनंद, प्लेजर, अच्छा, गुड या खुशी, हैप्पीनेस मिले। अगर किसी चीज से मनुष्य के सुखों के कुल योग में वृद्धि होती है या दुखों के कुल योग में कमी होती है तो वह वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है। उपयोगितावाद का सिद्धांत यह स्थापित करता है कि राज्य का आधार धर्म अथवा नैतिकता नहीं है बल्कि उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी है। और राज्य तभी उपयोगी माना जाएगा जब वह ऐसे काम करेगा जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। इस प्रकार उपयोगितावाद निरंकुशता का विरोध करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। यह सिद्धांत बताता है कि जो कुछ भी उपयोगी है वही सर्वोत्तम है। यहां यह बात जान लेना जरूरी है कि उपयोगितावाद कोई विचारधारा नहीं बल्कि इसका विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे हुआ है। उपयोगितावाद के प्रारंभिक लक्षण हमें हॉब्स के लेखन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हॉब्स ने ही उपयोगितावाद के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था। उनका कहना था कि मनुष्य सुखवादी, हेडोनिस्ट वो कहते हैं उसको, कि मनुष्य सुखवादी होता है। वह उन वस्तुओं को पसंद करता है जो उसे सुख देती है और उन वस्तुओं को नापसंद करता है जो उसे दुख पहुंचाती है। इस प्रकार व्यक्ति राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य वह सब काम करे जो उसे सुख पहुंचाते हों और उन सब कामों को ना करे जो उसे दुख पहुंचाते हों। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य को केवल वही काम करने चाहिए जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुख पहुंचाए। उपयोगितावाद की विचारधारा वास्तव में मानवीय मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पर आधारित है और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य सुख चाहता है और दुख से दूर भागता है। बेंथम ने इसी मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रकृति ने मानवता को दो संप्रभु मालिकों, सुख और दुख के शासन में रखा है। नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। ये बेंथम कहता है। इस प्रकार से बेंथम ने सुख और दुख को दो संप्रभु मालिक, सोवरेन मास्टर कहा है। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों पाए जाते हैं। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। हम सुखों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बात के लिए प्रयत्न करने चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे कि दुखों की मात्रा को कम किया जा सके और सुखों की मात्रा को बढ़ाया जा सके।
और यह काम राज्य कर सकता है, और राज्य यह काम कानून बनाकर कर सकता है। इसलिए उपयोगितावादी राज्य को बुराई नहीं मानते हैं, बल्कि एक आवश्यक संस्था मानते हैं। उनका विचार है कि व्यक्ति के विकास, कल्याण और सुख आदि के लिए राज्य को अनेक कार्य करने होते हैं। व्यक्ति के जीवन को कानून के द्वारा ही सुखी बनाया जा सकता है, और कानून का निर्माण राज्य में ही संभव है। इसलिए राज्य एक अनिवार्य संस्था है। राज्य ही लोगों के जीवन को सुखी बना सकता है, और राज्य यह काम कानून बनाकर करता है। उपयोगितावाद को पूरी तरह से समझने के लिए हमें दो विचारकों के विचारों को जानना होगा। पहले हैं जेरेमी बेंथम और दूसरे हैं जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन दोनों के विचारों को जाने बिना उपयोगितावाद को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का पितामह माना जाता है, और जे.एस. मिल को उपयोगितावाद का संरक्षक माना जाता है। मतलब जेरेमी बेंथम जो हैं वो उपयोगितावाद के जनक हैं, और बाद में जो उपयोगितावाद में जो आलोचनाएं पैदा हुई, उन आलोचनाओं को दूर करने का काम और उपयोगितावाद को एक नया रूप देने का जो काम है वो जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 में इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी उनके समान वकील ही बने, इसलिए उनकी शिक्षा का खास प्रबंध किया गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1760 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में वकालत की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया। यहां उन्होंने अनेक विद्वानों की किताबों को पढ़ा, जिनका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह रही कि 1769 में जब उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की तो उनकी वकालत में रुचि नहीं रही। उन्होंने पाया कि उस समय इंग्लैंड में स्थापित कानून और व्यवस्था में अनेक कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने समस्याओं पर लिखना शुरू किया, और ऐसा लिखना शुरू किया कि इसके बाद वे जीवन भर लिखते ही चले गए। बेंथम ने अपने पूरे जीवन काल में 50 के लगभग पुस्तकें और लेख लिखे, आर्टिकल्स लिखे। बेंथम की सबसे पहली पुस्तक फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट थी, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने इंग्लैंड में तत्कालीन कानून व्यवस्था में जो अनेक दोष आ गए थे उनके बारे में लिखा था। तो वैसे तो बेंथम ने अनेक किताबें लिखी, लेकिन उनकी कुछ किताबों का यहां जिक्र करना जरूरी है। सारी नहीं, 50 के लगभग किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन उनमें से कुछ 2-4 का यहां जिक्र करना जरूरी है, जिसके आधार पर हम उपयोगितावाद के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो पहली किताब उनकी बताई 1776 में आई थी, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। एक और उनकी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, 1789 में ये किताब आई। और एक और महत्वपूर्ण किताब है उनकी द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। तो ये 3 किताबें हैं जो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं उनकी। बेंथम के बारे में यह कहा जाता है कि वह वकील कम और कानूनी सुधारक ज्यादा थे। उन्होंने अपनी ज्यादातर पुस्तकें इंग्लैंड में कानून और राजनीतिक सुधार लाने के उद्देश्य से ही लिखी थी। 1785 में बेंथम ने रूस का दौरा किया। वहां बेंथम ने रूस के लिए कानून निर्माण की इच्छा जाहिर की। इससे खुश होकर रूस के शासक जार ने उन्हें हीरे की अंगूठी उपहार स्वरूप भेजी थी, लेकिन बेंथम ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 6 जून 1832 में लंदन में बेंथम की मृत्यु हो गई। जन्म हुआ था 1748 में, तो इस हिसाब से वे 84 साल तक जिंदा रहे। बेंथम ने उपयोगितावाद का वर्णन अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में किया है। इस पुस्तक के पहले अध्याय की शुरुआत उन्होंने इस तरह से की है: प्रकृति ने मनुष्य को 2 संप्रभु शक्तियों या मालिकों के अधीन रखा है, सुख और दुख। ये दोनों ही मतलब सुख और दुख यह तय करते हैं कि हमें
क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ सोचते हैं, उन सब पर इनका ही नियंत्रण होता है। मतलब सुख और दुख का नियंत्रण होता है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो वास्तव में सुख दुख द्वारा नियंत्रित है। मनुष्य भले ही यह दावा करे कि वह इनके नियंत्रण में नहीं है, अर्थात सुख और दुख के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वास्तव में वह हमेशा सुख और दुख के अधीन ही रहता है। नैतिक रूप से सही अथवा गलत का अर्थ सुख दुख ही है। जो सुख है वही नैतिकता है और जो दुख है वह अनैतिकता है। अतः न्याय और अन्याय क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, यह सुख और दुख की अनुभूति से ही निर्धारित होता है। किसी को सुख पहुंचाना न्याय है और किसी को दुख पहुंचाना न्याय है। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। ऐसा कहने का कारण यह नहीं है कि उन्होंने उपयोगितावाद की खोज की, बल्कि इसका कारण यह है कि उन्होंने उपयोगितावाद को एक व्यवस्थित आधार प्रदान किया और उसे लोकप्रिय बनाया। बेंथम से पहले भी अनेक विद्वान उपयोगितावाद पर लिख चुके थे। सबसे पहले डेविड ह्यूम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को स्थापित किया था। उपयोगितावाद का सबसे प्रसिद्ध वाक्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, वास्तव में प्रिस्टले की पुस्तक एस्से ऑन गवर्नमेंट से लिया गया है। सारा का सारा जो उपयोगितावाद है वास्तव में वो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के वाक्य पर निर्भर है या उसी के चारों तरफ घूमता है। तो बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को समझने के लिए यह जरूरी है कि सिद्धांत का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए। वास्तव में बेंथम का उपयोगितावाद मनुष्य के सुख और दुख पर आधारित है। सुख और दुख की यह धारणा हॉब्स के सुखवाद हेडोनिज्म से ली गई है। बेंथम का कहना है कि मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख, पेन एंड प्लेजर पर आधारित होता है। मनुष्य केवल उन्हीं चीजों को पसंद करता है जो उसे सुख देती हैं और उन चीजों को नापसंद करता है या उनसे दूर भागता है जो उसे दुख पहुंचाती हैं। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे काम करे जिससे मनुष्य को सुख प्राप्त हो। अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में बेंथम ने उन 12 साधारण सुखों को गिनाया है जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। 14 जो है वो सुख है, उन्होंने 14 सुखों को गिनाया है जो मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं और 12 दुख गिनाए हैं जिनसे मनुष्य बचना चाहता है। तो बेंथम ने सुख और दुख को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला वो कहता है सामान्य सुख और सामान्य दुख, जनरल पेन एंड प्लेजर, और दूसरा वो कहता है जटिल सुख और जटिल दुख, कॉम्प्लेक्स पेन एंड प्लेजर। बेंथम ने जो सामान्य सुख बताए हैं उनकी संख्या उसने 14 बताई, यानी कि बेंथम ने 14 प्रकार के सुख बताए हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे उसमें पहला वो कहता है इंद्रिय सुख, प्लेजर ऑफ सेंस, जो 5 इंद्रियां हैं उनको वो सुख कहता है। दूसरा संपत्ति का सुख, प्लेजर ऑफ वेल्थ, संपत्ति आने पर जो सुख प्राप्त होता है। तीसरा कौशल सुख, प्लेजर ऑफ स्किल, किस कौशल को सीखने पर जो आपको सुख मिलता है। मित्र सुख, प्लेजर ऑफ फ्रेंड। शक्ति सुख, प्लेजर ऑफ पावर, सत्ता जब शक्ति जब हाथ में आती है उसका जो सुख होता है। पवित्रता सुख, प्लेजर ऑफ सैंक्टिटी। उसके बाद 7वां वो कहता है भलाई करने या परोपकारिता का सुख, प्लेजर ऑफ बेनेवोलेंस कहता है इसको, BENEVOLENCE, प्लेजर ऑफ बेनेवोलेंस। उसके बाद है द्वेष या दुर्भावना सुख, द्वेष रखने से या किसी के प्रति दुर्भावना रखने से जो सुख मिलता है, प्लेजर ऑफ मॉलेविलेंस कहता है इसको, मालेविलेंस, MALEVOLENCE, मॉलेविलेंस। इसके बाद वो कहता है स्मृति या यादाश्त सुख, प्लेजर ऑफ मेमोरी। काल्पनिक सुख, प्लेजर ऑफ यूटोपिया। 11 नंबर पर उम्मीद, किसी से उम्मीद रखना, उम्मीद या फिर अपेक्षा सुख, प्लेजर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सामुदायिक सुख, किसी के साथ रहने का सुख जो है, प्लेजर ऑफ एसोसिएशन।
13 नंबर पर है आराम सुख, प्लेजर ऑफ रिलीफ, और 14 नंबर पर है प्रसिद्धि सुख, प्लेजर ऑफ फेम और नेम, कि प्रसिद्धि मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बेंथम ने जो सामान्य दुख हैं वो 12 बताए हैं। पहले नंबर पर है गरीबी दुख, पेन ऑफ पॉवर्टी। दूसरे नंबर पर है भावना दुख, पेन ऑफ फीलिंग। तीसरे नंबर पर है शत्रु दुख, पेन ऑफ फो। चौथे नंबर पर है अव्यवस्थित दुख, पेन ऑफ ऑकवर्डनेस, बद्धेपन का दुख। और छठे नंबर पर है अपयश दुख, पेन ऑफ डिफेम। और छठे नंबर पर है परोपकारिता दुख, पेन ऑफ बेनेवोलेंस। सुख भी कहता है और दुख भी कहता है। द्वेष या दुर्भावना दुख, पेन ऑफ मालेविलेंस। और 8वां है स्मृति या याददाश्त दुख, कि याददाश्त चले जाने पर या याद ना आने पर जो दुख होता है, पेन ऑफ मेमोरी। पवित्रता दुख, पेन ऑफ सैंक्टिटी। और 10वां है उम्मीद या अपेक्षा दुख, किसी से उम्मीद रखने पर जो उम्मीद पूरी नहीं होती है, पेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मित्र दुख, पेन ऑफ फ्रेंड। और 12वां है काल्पनिक दुख, पेन ऑफ इमेजिनेशन। तो ये 12 दुख वो बताता है। तो ये सभी 14 सामान्य सुख और 12 सामान्य दुख सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, ऐसा बेंथम कहता है। जब व्यक्ति को कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो उसे सुख मिलता है, और जब उसे कोई चीज नहीं मिलती है तो उसे दुख मिलता है। जैसे मित्र सुख है, अगर मित्र मिल जाए बढ़िया तो सुख है, अगर बढ़िया मित्र ना मिले तो दुख है। दूसरी ओर जटिल सुख और जटिल दुख के बारे में बेंथम का कहना है कि यह सुख और दुख का दोनों का मिश्रण है। बेंथम ने यह भी कहा है कि सुख और दुख को मापा जा सकता है, मापने का तरीका भी उन्होंने बताया है। जिस प्रकार 14 सामान्य सुख और 12 सामान्य दुख बताए हैं, तो कैसे उनको मापने का तरीका भी बेंथम ने बताया है। सुख और दुख को मापने के लिए उन्होंने एक यंत्र बताया है, जिसे उन्होंने सुखवादी मापक यंत्र, हेडोनिस्टिक कैलकुलस का नाम दिया है। सुखवादी मापक यंत्र, हेडोनिस्टिक कैलकुलस का नाम दिया है। उनका कहना है कि उद्देश्य अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अधिकांश लोगों को सुख प्रदान कर रहा है या दुख प्रदान कर रहा है। उन्होंने सुख और दुख को मापने के लिए 7 मापदंड निर्धारित किए। पहला, जैसे कैसे सुख को मापा जा सकता है, पहले को वो कहते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है उसकी। दूसरा, सीमा या फिर विस्तार, एक्सटेंट कितना है, कितनी देर तक कितना विस्तार है। तीसरा, अवधि, ड्यूरेशन। पहला तीव्रता, दूसरा सीमा या विस्तार, तीसरा ड्यूरेशन, चौथा निश्चितता, सर्टेनिटी कितनी है, और 5वां है निकटता या दूरता, प्रोपेंक्विटी और रिमोटनेस, और जनन शक्ति कि कैसे पैदा होता है वो, और फ्यूकंडिटी कहते हैं इसको, फीकंडिटी। और 7वां है शुद्धता, प्योरिटी। तो इस प्रकार से उन्होंने सुख और दुख को मापने के लिए 7 मापदंड बताए हैं। उपरोक्त आधारों पर सुख और दुख का निर्धारण करके यह निश्चित किया जाना चाहिए कि समाज में सुखों की संख्या अधिक है या दुखों की संख्या अधिक है, कौन सा सुख अधिक है और किस सुख की कमी है। राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे सुखों का निर्माण करे जिससे अधिक संख्या में सुखों को प्राप्त किया जा सके। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत में सुख और दुख के स्रोत भी बताए। उनका कहना है कि सुख और दुख के 4 स्रोत हैं। पहला, वो कहते हैं प्राकृतिक स्रोत है। जब व्यक्ति को प्रकृति की तरफ से सुख और दुख की अनुभूति होती है तो उसे प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। दूसरा, राजनीतिक स्रोत, जब व्यक्ति को सरकार या राज्य के कानून द्वारा सुख और दुख की अनुभूति होती है तो उसे राजनीतिक स्रोत कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब बेंथम बताता है कि सुख और दुख कहां से पैदा होती है, प्रकृति से पैदा होते हैं। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो दुख होगा, फसल अच्छी हो गई तो सुख होगा। तीसरा, वो कहते हैं नैतिक स्रोत, समाज, जब समाज की परंपराएं व्यक्ति के सुख और दुख का कारण बनती हैं
तो उन्हें हम नैतिक स्रोत कहते हैं। धार्मिक स्रोत में वो कहता है कि जब मनुष्य को धर्म या धार्मिक सत्ता सुख और दुख प्रदान करती है तो उसे धार्मिक स्रोत माना जाता है। बेंथम का कहना है कि मनुष्य को सुख पहुंचाने वाले इन चारों स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सुख को केवल कानून के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सरकार को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिससे सुख की मात्रा में वृद्धि हो सके और दुखों को कम किया जा सके। राज्य की उपयोगिता इसी आधार पर स्वीकार की जाती है कि उसका उद्देश्य मानवीय दुखों को दूर करना और सुखों में वृद्धि करना है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बेंथम की विचारधारा को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। मार्क्सवाद के उदय ने बेंथम के उपयोगितावाद पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगा दिए और इस प्रकार से उपयोगितावाद की विचारधारा का 20वीं शताब्दी में पतन होने लगा और उसके स्थान पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ, जो यह कहती है कि जनता का कल्याण करना ही राज्य का कर्तव्य है। बेंथम के उपयोगितावाद की वास्तव में कई आधारों पर आलोचना की जाती है। पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सुख एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। कहने का मतलब यह है कि सुख का विचार सभी के लिए समान नहीं होता है। एक ही चीज सभी लोगों को एक समान सुख नहीं दे सकती है। इसलिए राज्य इस बात का निर्णय नहीं कर सकता है कि वह कौन सा कानून बनाए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान किया जा सके। बेंथम के उपयोगितावाद की इसलिए भी आलोचना की जाती है क्योंकि इसने भौतिकतावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा के कारण यूरोप में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हमारे भारत में भी यही बात चारवाक दर्शन कहता है। इसलिए इस विचारधारा ने व्यक्ति को शोषण के लिए प्रेरित किया है। इससे प्रभावित होकर व्यक्ति ने न केवल व्यक्ति का शोषण किया है बल्कि प्रकृति का भी शोषण किया है। बेंथम के उपयोगितावाद की एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इसमें अनेक विरोधाभास देखने को मिलते हैं। बेंथम जिनको सुख बताता है उन्हीं को वह दुख भी बताता है। जैसे वह पवित्रता और भलाई करने को सुख बताता है, लेकिन ठीक उसी समय वह इनको दुख भी बताता है। अब इनमें दोनों में विरोधाभास है और इनको दूर करने के लिए उसने कोई प्रयत्न नहीं किया है। बेंथम का यह कहना कि सुख को कानून का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है, तर्क के आधार पर सही नहीं है। सोचकर देखिए कि सुख को कानून बनाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में सुख को प्राप्त करना संसाधनों पर निर्भर करता है। एक गरीब आदमी जिसके पास कोई संसाधन नहीं है वह सुखी कैसे हो सकता है। कानून का निर्माण करके व्यवस्था तो बनाई जा सकती है, लेकिन संसाधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती। वास्तव में संसाधनों की उपलब्धता प्रकृति और आर्थिक तत्वों पर निर्भर करती है। आर्थिक रूप से आप कितने सशक्त हैं इस बात के ऊपर संसाधनों की उपलब्धता निर्भर करती है। जो आदमी गरीब है उसके पास संसाधनों की कमी होती है और जो आदमी अमीर है उसके पास भरपूर संसाधन होते हैं। इस सिद्धांत में बेंथम ने सरकार से तो व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की है, लेकिन सरकार के प्रति व्यक्ति के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, उनकी बात नहीं की। वास्तव में अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकार संभव नहीं हो सकते। इसलिए सरकार ही सब कुछ करे और व्यक्ति कुछ न करे, यह संभव नहीं हो सकता है। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुखों को मापने के लिए सुखवादी मापक यंत्र का विकास किया, लेकिन सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं, अर्थात सुख कोई आटा दाल नहीं है जिसे किलो या फिर लीटर में मापा जा सके, बल्कि सुख एक मानसिक स्थिति है। हम भौतिक वस्तुओं को तो माप सकते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को किसी चीज से कितना सुख प्राप्त हुआ, इसको किसी यंत्र से नहीं मापा जा सकता है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और आपने कितना महसूस किया इसको मापने का कोई यंत्र नहीं। बेंथम के उपयोगितावाद की एक आलोचना इसलिए भी की जाती है कि यह उनकी कोई मौलिक ओरिजिनल विचारधारा नहीं है।
बेंथम ने सुखवाद जो है, हेडोनिज्म जो है, वो हॉब्स से लिया है। उपयोगितावाद डेविड ह्यूम से लिया है। और अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, जो उपयोगितावाद का एक महत्वपूर्ण वाक्य है, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख जो है वो प्रिस्टले से लिया है। इस प्रकार बेंथम ने केवल इन विचारों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है, एक व्यवस्थित ठीक ढंग से लगाया है, इतना बेंथम का योगदान इसमें माना जाता है। 1832 में 1832 में बेंथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उनके विचारों की एक लंबी श्रृंखला आरंभ हो गई। उनके उपयोगितावाद में कई कमियां नजर आने लगी, जिसके कारण उनके उपयोगितावाद की आलोचना की जाने लगी। ऐसे समय में जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद में व्यापक संशोधन का सुझाव देकर उसे तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार से मिल ने अपने विचारों के द्वारा अपने उपयोगितावादी गुरु जेरेमी बेंथम की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अपने विचारों को भी उपयोगितावाद में जोड़ा। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स मिल था, जो एक विचारक थे और जेरेमी बेंथम के शिष्य भी रह चुके थे। जेम्स मिल अपने बेटे को एक दार्शनिक और विचारक बनाना चाहते थे, इसलिए उनकी पूरी शिक्षा घर पर ही हुई। इस प्रकार से जेएस मिल को नियमित रूप से स्कूल में जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। घर पर ही उनकी शिक्षा में बच्चों की पुस्तकों और खिलौनों का कोई स्थान नहीं था। अपने पिता के कठोर अनुशासन में रहने के कारण उसने 3 साल की उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र तक उसने प्लेटो जैसे विचारकों के विचारों को पढ़ लिया था और उसे लैटिन और यूनानी भाषाओं की जानकारी हो चुकी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के कारण और पिता के कठोर अनुशासन के कारण जेएस मिल प्रकृति से दूर रहा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बचपन से ही ठीक नहीं था। इसी कारण से उसे 14 साल की उम्र में फ्रांस भेजा गया और वहीं पर उसे प्रकृति से मिलने का मौका मिला। जेएस मिल ने भी इस बात को माना है कि उनके चरित्र के निर्माण में प्रकृति की बजाय पिता के पालन पोषण ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 17 साल की उम्र में जेएस मिल को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई। यहीं से उनकी लेखन प्रतिभा उभरने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्हें पत्रों के प्रारूप तैयार करने का काम सौंपा गया था। 1865 में जेएस मिल के जीवन में एक नया मोड़ आया। तब आया जब उन्होंने कॉमन सदन का चुनाव वेस्टमिनिस्टर से जीता। यहां उन्हें अपनी बोलने की कला दिखाने का मौका मिला। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉमन सदन में अपने वक्तव्यों से सभी को प्रभावित किया। इंग्लैंड में उस समय के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने मिल को एक संत पुरुष कहा था। उनका कहना था कि जब भी जेएस मिल बोलते हैं तो मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि मैं किसी संत आदमी को सुन रहा हूं। मिल अपने समय के एक महान विचारक ही नहीं थे, बल्कि एक महान व्यक्ति भी थे। वह बुद्धिमान, सभ्य, भावनात्मक, इमोशनल और स्वतंत्रता के प्रेमी थे। उन्होंने उपयोगितावाद में व्यापक संशोधन करके उसे अपने समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने का प्रयत्न किया। 8 मई 1873 को फ्रांस में इस महान दार्शनिक की मृत्यु हो गई। मिल ने भी अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ यहां बता रहे हैं हम आपको। जैसे द सिस्टम ऑफ लॉजिक उनकी एक किताब है। एसेज ऑन लिबर्टी, ये एक महत्वपूर्ण किताब है उनकी। एसेज ऑन लिबर्टी है, एक के नाम से आती है। तो काफी सारे विचार इसमें ही उन्होंने दिए हैं। सब्जेक्ट टू वुमेन एक, और यूटिलिटेरियनिज्म, ये उनकी किताब है उपयोगितावाद। तो वैसे तो बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है, लेकिन यह बात भी सच है कि बेंथम ने अपने पूरे उसमें बुक में किसी भी उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इस शब्द को प्रयोग करने का श्रेय जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल को जाता है। 1861 में 1861 को उन्होंने उपयोगितावाद नाम से एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में ही उन्होंने विचार दिया कि व्यक्ति का सुख सर्वोपरि है।
इसी विचारधारा पर मिल ने राज्य को अनेक कल्याणकारी कार्य करने का सुझाव दिया। बेंथम ने उपयोगितावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि किसी कार्य को उचित अथवा अनुचित समझने का आधार यह होना चाहिए कि उस कार्य से व्यक्ति के सुख में वृद्धि हो रही है या सुख में कमी हो रही है। इसलिए राज्य को वही काम करने चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। बेंथम ने कहा था कि मनुष्य सुख और दुख नाम के दो संप्रभु मालिकों के अधीन होता है। व्यक्ति दुख से बचना चाहता है और अधिक से अधिक सुख पाना चाहता है। इसलिए राज्य को वही काम करने चाहिए जिससे व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सके। राज्य को वे काम नहीं करने चाहिए जिससे व्यक्ति को दुख पहुंचे। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचारों में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है। उनका कहना था कि अधिकार वही है जो राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। बेंथम का यह भी कहना था कि भौतिक वस्तुओं की तरह सुख और दुख को भी मापा जा सकता है। उन्होंने सुख और दुख को मापने के लिए एक यंत्र भी बताया था। व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी सुख और दुख पर निर्भर करती है। लेकिन जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक उपयोगितावाद में उपयोगितावाद के बारे में अपने ही विचार प्रकट किए। अपने इन विचारों के द्वारा उसने उपयोगितावाद की उन आलोचनाओं को दूर करने का प्रयास किया है जो उस समय उपयोगितावाद के बारे में उठ खड़ी हुई थी। मिल ने बेंथम के इस विचार को स्वीकार नहीं किया है कि सुख में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, अर्थात सुख केवल कम या ज्यादा होता है। मिल का कहना है कि सुख में गुणात्मक अंतर भी होता है, क्वालिटेटिव जो डिफरेंस है वो भी होता है। उनका कहना है कि कुछ सुख अन्य सुखों की अपेक्षा अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मानसिक सुख शारीरिक सुख की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। मिल का कहना है कि जिन लोगों ने उच्च और निम्न दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया हो उनको पता होता है कि उच्च सुख ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो निम्न सुख है वो कम महत्वपूर्ण होते हैं। वेपर ने कहा है, WAYPER, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा भी है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट प्राणी होना ज्यादा अच्छा है। एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट प्राणी होना ज्यादा अच्छा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। इट इज बेटर टू बी ए मैन डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। इट इज बेटर टू बी अ मैन डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचारों में मनुष्य को स्वार्थी माना था। उनका कहना था कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और वह केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है। लेकिन मिल का कहना है कि मनुष्य स्वार्थी नहीं है, वह केवल स्वार्थ के लिए ही कार्य नहीं करता है, अर्थात वह सुख के पीछे नहीं भागता है। असली सुख स्वार्थी होने में नहीं है बल्कि आत्म बलिदान से प्राप्त होता है। बेंथम का कहना था कि सुख एक भौतिकवादी धारणा है, अर्थात दूसरी भौतिक वस्तुओं की तरह है, सुख को भी मापा जा सकता है। लेकिन जेएस मिल बेंथम की इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सुख एक शारीरिक अनुभूति के साथ साथ मानसिक अनुभूति भी है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस चीज से सुखी होता है। सभी चीजें सभी व्यक्तियों को समान रूप से सुख नहीं पहुंचाती, इसलिए सुख को मापा नहीं जा सकता है। मिल ने भी बेंथम की तरह व्यक्ति को सुख और दुख के अधीन ही माना है। उनका कहना है कि व्यक्ति के दुख का कारण उसे सुख का प्राप्त नहीं होना है। लेकिन फिर भी मिल का कहना है कि व्यक्ति को सुखों के पीछे दौड़ने के बजाय अपने नैतिक विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा मानसिक संतुष्टि पर जोर देना चाहिए। तभी तो वह कहता है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात मनुष्य ज्यादा अच्छा है। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचार में सिर्फ सुखों की बात की थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का उसने कोई वर्णन नहीं किया था। लेकिन मिल ने
अपने उपयोगितावादी विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके सुखों के लिए जरूरी शर्त माना है। उसका कहना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए खास होती है, इसलिए राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब तक अंकुश या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जब तक कि वह दूसरों के लिए खतरा न बन जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। लेकिन मिल के उपयोगितावादी विचार पाठकों के मन में द्वंद्व पैदा करते हैं। पाठक यह समझ नहीं पाता है कि वह उपयोगितावाद का समर्थक है या आलोचक है। जैसे मिल ने अपने उपयोगितावाद में नैतिकता पर ज्यादा बल दिया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को भौतिक सुखों की अपेक्षा मानसिक सुखों को प्राथमिकता प्रदान करके अपने आचरण को नैतिक बनाना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता नैतिक नहीं बल्कि कानूनी होती है। मिल के विचारों में हमें कई प्रकार के विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो वह बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे आलोचना से बचाने के लिए उसमें संशोधन भी करता है। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह बेंथम को बचा रहा है या उसकी आलोचना कर रहा है। मिल का कहना है कि सुख मनुष्य की मानसिक अनुभूति है, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि कौन से सुख हैं जिससे मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मिल के मन में जेरेमी बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था और इसी कारण से वह किसी नए सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाया है। उसने अपनी बुद्धि और कौशल को उपयोगितावाद को एक नया रूप देने में ही लगा दिया है। दोनों के विचारों को समझकर ही उपयोगितावाद को समझा जा सकता है। हालांकि उपयोगितावाद वर्तमान समय में अपना महत्व खो चुकी है, लेकिन फिर भी यह विचारधारा 100 सालों तक इंग्लैंड में विचार विमर्श का विषय रही और जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल दो विद्वान हुए हैं जिन्होंने उपयोगितावाद पर काफी कुछ लिखा है। इन दोनों विचारकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आशा है आपको आज का ये जो लेसन था ये समझ में आया होगा। कमेंट्स जहां से आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी आपकी पूछना चाहते हैं आप, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हैं और इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।